Dear students, good morning and Jai Hind. My dear kids, as I have already promised you that in the next class we shall discuss about the structures of biomolecules. So the main biomolecule, the major biomolecule you have seen in these chapters. In this chapter are carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid. And beside these biomolecule, we have already discussed also about enzymes because you know very well that enzymes are proteinaceous in nature and ribozyme is striate that is lipid in nature. So, enzyme is the part of protein. If we talk about the biomolecule, then enzyme is proteinaceous part. So, we have to discuss the structures of carbohydrate, protein, lipid, and nucleic acid, children. So, first of all, in today's class, we shall discuss the structure of carbohydrate and protein. Children, meanwhile, the time when we just start the chapter biomolecule, we have seen different types of carbohydrate, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड. आज हम चीजों को और दूसरे ढंग से इलेबोरेट करेंगे ताकि सारी चीजें आपको अच्छे ढंग से समझ में आ सके बच्चों. हम अगर कोई भी खाना खाएं, ध्यान दीजिएगा, हम कोई भी भोजन करें, वेज नॉन वेज या सिंपल कोई कोई भी फूड आइटम्स, हमें सिर्फ यही चार चीजें मिल रही होती हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और इसके अलावा मिनरल्स जो कि वाटर से. द वाटर वी टेक इज सेड टू बी एज मिनरल वाटर. और विटामिन जो हैं वह विटामिन बच्चों ए, डी, ई और के, चार विटामिन जो लिपिड में सॉल्युबल है वो लिपिड के थ्रू, और जबकि विटामिन बी एंड विटामिन सी आर वाटर सॉल्युबल, तो वाटर के थ्रू. तो इस तरीके से हमें विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं. बी और सी, ध्यान से सुनिएगा, विटामिन बी एंड विटामिन सी आर वाटर soluble vitamin, whereas vitamin A, D, E and K are fat soluble vitamin. So my dear kids, from fat we just get A, D, E and K, and from water we get B and C vitamin. So in this way now you can understand the things that carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid are the main nutrients which we get through our food items. एंड लेट अस स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सबसे पहले हम लोग यहाँ कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे बच्चों. कार्बोहाइड्रेट्स मैंने आपको चैप्टर में पहले भी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर एल्डिहाइड एंड कीटोनिक डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स. ध्यान से सुनिएगा, आज हम लोग इसके तमाम सोर्सेस को भी देखेंगे. यह एल्डिहाइड और कीटोनिक डेरिवेटिव होते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के. ऐसे एल्कोहल जिसमें एक से ज्यादा OH ग्रुप हो उनको पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है बच्चों. और अगर पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के एल्डिहाइड डेरिवेटिव्स हैं CHO या कीटोनिक डेरिवेटिव्स हैं C डबल बॉन्ड O, दैट इज कार्बोनिल और कीटो ग्रुप, देन इट इज सेड टू बी एज कार्बोहाइड्रेट. बच्चों, कार्बोहाइड्रेट जितने भी शुगर रिलेटेड आइटम्स हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, काइटिन, ओके, and cellulose, all these biomolecules are carbohydrate. And carbohydrates, as I have already told you, that it is the main source of energy. Okay, it is the main source of energy. जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, एनर्जी जनरेशन की बात करते हैं, तो हम डायरेक्टली यही बोलते हैं रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. डायरेक्टली हम लोग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज को बना देते हैं और बोलते हैं कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ही हमें एनर्जी मिलती है. और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन में चूंकि ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है बच्चों, इसीलिए वहां पर 38 मोल्स ऑफ एटीपी जनरेट होती है. जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बैक्टीरिया या ईस्ट की केस में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता है. और इसीलिए इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन से लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है, केवल 2 ATP. तो कार्बोहाइड्रेट जो कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, यह इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के रेशियो में होते हैं बच्चों. जैसा कि आप ग्लूकोज को देख सकते हैं C6H12O6, यानी 6:12:6, 1:2:1. ओके, और आपको पहले से ही मालूम है कि यह लिपिड को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी हमेशा पॉलीमर्स के फॉर्म में ही होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स.
और कार्बोहाइड्रेट भी अगर पॉलीमर है तो इसका मोनोमर जो होगा उसको बोलेंगे मोनोसेकेराइड्स। मोनो मीन्स वन एंड सेकेराइड मीन्स सुगर। सिंस इट कंटेन्स द simplest carbohydrate, simple sugar, that's why it is said to be as monosaccharide। इसीलिए इसको मोनोसेकेराइड कहा जाता है बच्चों, क्योंकि इसमें केवल एक ही शुगर होता है। क्लासिफिकेशन, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, जैसे अभी मैंने बताया आपको मोनोसेकेराइड्स जो कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। दूसरा कैटेगरी आप देख रहे हैं यहाँ पर डाइसेकेराइड्स का, नाम से ही पता चल रहा है डाई मीन्स टू, यानी द शुगर कंसिस्टिंग टू मोनोसेकेराइड्स, ओके, लाइक सुक्रोज containing glucose plus fructose, lactose containing glucose plus galactose, okay, and maltose containing glucose plus glucose. So these are the examples of disaccharide, and here you are seeing the oligosaccharides also. Oligo means few, children. Oligo is the Greek word. Oligo means few, कुछ, 2 से लेके 3 से लेके 10 तक, इनफैक्ट तो 3 से लेके 10 तक मोनोसेकेराइड्स जब आपस में जुड़े रहते हैं हाइड्रोलिसिस के लिए, तब उनको बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। द एग्जांपल इज रेफिनोज। रेफिनोज इज अ काइंड ऑफ शुगर दैट इज ओलिगोसेकेराइड कंसिस्टिंग 3 to 10 मोनोसेकेराइड्स। इसके पास 3 से लेके 10 तक मोनोसेकेराइड्स होते हैं बच्चों। मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन ऑलरेडी बताया, जो इंटरनेशनल साइंस सोसाइटी ने दिया है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द एल्डिहाइड एंड कीटोनिक डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। यह पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स के एल्डिहाइड और कीटोनिक डेरिवेटिव्स होते हैं बच्चों कार्बोहाइड्रेट, ओके। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रॉडली डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स are as substances that yield one of these compound composed of carbon, hydrogen and oxygen। देखिए अब हमने देखा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के रेशियो में थे बच्चों। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट कर रहा है, और लास्ट में जो हम लोग OSC लगाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, मैंने पीछे भी बता चुका है आपको। OSC जो लगाते हैं सफिक्स, दैट इंडिकेट्स शुगर, लाइक फ्रक्टोज, लाइक ग्लूकोज, लाइक सुक्रोज, तो OSE इंडिकेट्स शुगर, ओके बेटा। सो इंपॉर्टेंस भी देख लीजिए। बेसिकली आज का क्लास जो है वो स्ट्रक्चर पर फोकस है, क्योंकि हम लोग आज स्ट्रक्चर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करने जा रहे हैं। ओनली स्ट्रक्चर टुडे वी हैव टू डिस्कस, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ बायोमॉलिक्यूल इज टू मच इम्पोर्टेंट। और चूंकि यह बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, थोड़ा आपको एक बार में उतना अच्छा नहीं समझ में आ सकता है, इसीलिए मैं और कोशिश कर रहा हूँ कि इलेबोरेट कर दूं ताकि चीजें आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएं। बच्चों इसमें आपके साथ की जरूरत है, जब तक आप अपने से इनके स्ट्रक्चर्स को एक बार बनाएंगे नहीं रफ कॉपी पे, भले ही आप नोट्स बना लिए हो या बना रहे हैं, लेकिन रफली इसके स्ट्रक्चर्स को, प्रोटीन के चारों स्ट्रक्चर्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को आपको बना के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द मैटर ऑफ प्रैक्टिस चिल्ड्रेन। ओके, लेट अस सी द इम्पोर्टेंस। कार्बोहाइड्रेट द मोस्ट एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑन अर्थ। मैंने बताया है अर्थ पर जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट है। प्रोड्यूस्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ मोर देन 100 बिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ CO2 and H2O in photosynthesis। You know very well that green plants preparing their own food C6H12O6 by assimilating atmospheric carbon dioxide and water in the process photosynthesis। तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस करके ग्रीन प्लांट्स एटमॉस्फेरिक CO2 को फिक्स करते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में। इसीलिए कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑन अर्थ, क्योंकि सभी प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट ही बना रहे हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में फूड मटेरियल को एसिमिलेट कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट अ मेजर डाइटरी स्टेपल एंड इट्स ऑक्सीडेशन इज सेंट्रल इन एनर्जी यील्डिंग पाथवे इन लिविंग सेल। मैंने बताया आपको, भले ही अभी जब आगे आप रेस्पिरेशन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे बच्चों, रेस्पिरेशन इन प्लांट, तब आप देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट केवल ग्लूकोज ही नहीं होता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन या फैटी एसिड भी हो सकते हैं, बट मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज। यहाँ पर देख रहे हैं मेजर डाइटरी स्टेपल जो है जिसकी ऑक्सीडेशन से एनर्जी मिलती है, उसको सेंट्रल में लिया गया है कार्बोहाइड्रेट को, जो कि एनर्जी यील्डिंग पाथवे के लिए जिम्मेदार है।
structural and protective elements in the cell wall of bacteria and plant and in the connective tissue of animals की connective tissue में, साथ ही साथ एनिमल सेल में भी आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, अगर आपको ध्यान हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो प्रोटीन और लिपिड के अलावा जो तीसरा बायोमॉलिक्यूल रहता है सेल मेम्ब्रेन में, दैट इज पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स। आपने देखा भी था, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स धसे होते हैं बीच बीच में लिपिड के बाइलेयर्स में, जिसकी वजह से यह फ्लूइड मोज़ेक जैसा दिखाई देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। और इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए जो सबसे अधिक एक्सेप्टेड मॉडल दिया गया बच्चों, उसका नाम ही रख दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, दैट इज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। आपने वहां पर देखा भी था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ बाइलेयर ऑफ लिपिड which is surrounded by protein layers. Some protein molecules are embedded inside the lipid bilayer, and at the same time polysaccharide carbohydrates are also embedded in lipid bilayer. That's why it appears like fluid mosaic. Okay, so these are the importance of carbohydrate, and you are seeing here various carbohydrates like monosaccharides, जो कि सिंपलेस्ट शुगर थे मैंने बताया, डाइसेकेराइड भी मैंने भी आपको माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज का एग्जांपल दिया, ओलिगोसेकेराइड्स मैंने बताया, जबकि 3 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड्स आपस में कोवैलेंटली लिंक्ड रहते हैं। रेफिनोज को हम लोगों ने देखा बच्चों यहाँ पर, और जबकि पॉलीसेकेराइड्स नाम से ही पता चल रहा है पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड, पॉली मीन्स मेनी, जहाँ पे हजारों शुगर, हजारों मोनोसेकेराइड्स आपस में या डाइसेकेराइड्स आपस में जुड़े हुए हैं, उसको बोलेंगे पॉलीसेकेराइड्स, लाइक सेल्यूलोज, लाइक स्टार्च। ओके चिल्ड्रन, सो स्टार्च, अगर यहाँ पर स्टार्च और सेल्यूलोज की स्ट्रक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यह भी ध्यान दीजिएगा कि स्टार्च जो है उसका एबंडेंट सोर्स है पोटैटो और राइस, और हम लोग जो है स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं, और फर्दर उसका डाइजेशन होता है, अल्टीमेटली ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज चूंकि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, इसीलिए उसका फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता है बच्चों। अगर हम इसके डाइजेशन की बात करें, तो स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ में ही शुरू हो जाता है बाय मीन्स ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। हमारे सलाइवा में बच्चों एक एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज, दैट इज आल्सो नोन एज टाइलिन। आज ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास में मैं बायोमॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और डाइजेशन की बातें हम लोग करेंगे स्पेशली, क्योंकि पीछे भी हम लोग इसके क्लासिफिकेशन वगैरह को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के अलावा, एक तो स्ट्रक्चर, कुछ फंक्शंस को भी मैंने दिखाया आपको, लेकिन मेनली हम लोग आज स्ट्रक्चर्स को पढ़ने जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, और इसके बाद मैं आज ही क्लास में प्रोटीन के भी चारों स्ट्रक्चर्स को एलेबोरेट करूंगा बच्चों। सो मेक योर कंसंट्रेशन हियर, ओके, एंड यू आर सीइंग हियर द पॉलीसेकेराइड। साथ ही साथ हम आज डाइजेशन की भी बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के डाइजेशन की भी बातें करेंगे बच्चों हम लोग। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, जैसा कि मैंने बताया, स्टार्च लेवल पर हमारे माउथ में ही शुरू हो जाता है बाय मीन्स ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, और स्टार्च टूटता है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में, जो कि डाइसेकेराइड्स या मोनोसेकेराइड्स के यूनिट्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, लेकिन स्टार्च से छूटे। और इसके बाद सेकेंड स्टेप में बच्चों एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन जो है, या यहाँ पर एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन फर्दर इनका ब्रेकडाउन होता है कब, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। पेनक्रियाटिक एमाइलेज, जो पेनक्रियाटिक जूस में एमाइलेज है, वह एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन को तोड़ देता है डाइसेकेराइड्स में। देख रहे हैं आप किस तरीके से पॉलीसेकेराइड्स थे, फिर ये एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में टूटे जो कि ओलिगोसेकेराइड्स थे, और अब पेनक्रियाटिक एमाइलेज के थ्रू एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन टूट जाते हैं डाइसेकेराइड्स में, डाइसेकेराइड्स लाइक माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। देन चिल्ड्रन, further digestion takes place. Maltose splits into glucose and glucose in the presence of maltases. तो एंजाइम का नाम मिलता जुलता ही है, ASES लगाना है। माल्टेजेज की प्रेजेंस में माल्टोज शुगर टूटेगा 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में, लैक्टेजेज की प्रेजेंस में लैक्टोज शुगर टूटेगा 1 ग्लूकोज और 1 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल में, जो दूध में पाया जाता है, और जबकि सुक्रेजेज या इन्वर्टेज के प्रेजेंस में टूटेगा सुक्रोज
डाइसेकेराइड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड्स में। तो इस तरीके से जो है सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो जाते हैं। मैंने इसका पूरा डाइजेशन आपको बताया कि हाउ स्टार्च स्प्लिट्स इनटू एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन थ्रू द टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज। Then further pancreatic amylase break down the amylose and amylopectin into disaccharides, and then disaccharidases such as maltases, lactases and sucrases are responsible for further degradation of disaccharides into monosaccharides, which are glucose, fructose and galactose. So my dear kids, in this way we have seen the structure of carbohydrate and digestion of carbohydrate. Let us discuss the structure and digestion of protein molecules. So first of all we should know that what are protein. Protein are the polypeptide chain, children. Protein are the polypeptide chain having molecular weight 5000 or more than 5000, and the building block of protein are are amino acid. जो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है बच्चों, उसको अमीनो एसिड कहा जाता है, एज यू नो, क्योंकि अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ जुड़कर पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और कई पेप्टाइड बॉन्ड आपस में मिलकर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है, लिपिड को छोड़कर सभी बायोमॉलिक्यूल्स अपने पॉलीमर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, जहां पे कई मोनोमर्स जुड़े होते हैं। ओके, तो जैसे अभी कार्बोहाइड्रेट में आपने देखा कि स्टार्च या सेलुलोज, उसके अंदर कई मोनोसेक्राइड्स या कई डाइसेक्राइड्स जुड़े होते हैं। और फिर मैंने पूरा डाइजेशन भी दिखाया कि किस तरीके से पॉलीसेक्राइड्स ओलिगोसेक्राइड्स डाइसेक्राइड्स में और फिर डाइसेक्राइड्स मोनोसेक्राइड्स में टूट जाते हैं। लेकिन मोनोसेक्राइड्स फिर और ब्रेक डाउन नहीं हो सकता बच्चों, बिकॉज यू नो दैट मोनोसेक्राइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन का जो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है दैट इज अमीनो एसिड। जैसे घर या मकान, मैंने बताया भी है, जैसे घर या मकान ब्रिक से मिलके बना होता है, ईंटों से मिलके बना होता है, इसी तरह प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलके बना होता है बच्चों। अमीनो एसिड नाम से ही पता चल रहा है, जिसके पास एक अमीनो ग्रुप होगा और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को अमीनो एसिड कहते हैं, जबकि एक तरफ साइड चेन हाइड्रोजन और दूसरी तरफ आर यानी एल्काइल ग्रुप होगा बच्चों। सो जस्ट टेक द डेफिनेशन दैट अमीनो एसिड्स आर द मॉलिक्यूल्स containing an amino group and a carboxylic acid group, okay, as a side chain and a side chain that is specific। और साथ में एक तरफ H और एक तरफ जो एल्काइल ग्रुप के साथ में साइड चेन जुड़ा होगा, जिसकी वजह से अमीनो एसिड स्पेसिफिक हो जाता है। The key elements of amino acid are carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen। नाइट्रोजन इसलिए आ गया क्योंकि एक तरफ अमीनो ग्रुप भी है यहाँ पर। And amino acid are the basic structures building units protein and other biomolecules। okay, यह प्रोटीन तो बनाते हैं और दूसरे भी बायोमॉलिक्यूल्स एनर्जी रिच कंपाउंड्स को भी फॉर्म करते हैं अमीनो एसिड्स। हमें पता भी है कि अमीनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन के। प्रोटीन जो कि 20 तरीके के डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, जिसमें से 12 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड और जबकि 8 इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं बच्चों, जो हमारे बॉडी में सीक्रेट नहीं हो रहे होते हैं। यह देखिए 3 अमीनो एसिड जो आपके कोर्स में भी हैं, जिनका स्ट्रक्चर भी आपको बनाना है, 2-2 नंबर में अलग से पूछा जाएगा। टुडे योर क्लास इज जस्ट फोकस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज देयर डाइजेशन। आज का हमारा क्लास स्ट्रक्चर और डाइजेशन पे आधारित है बच्चों, तो ध्यान से स्ट्रक्चर्स को समझिएगा, आप आसानी पूरा टाइम देके समझिएगा। 3 अमीनो एसिड आपको बनाने के लिए आएगा। दिस वन इज ग्लाइसिन, ध्यान दीजिएगा, यह ग्लाइसिन अमीनो एसिड बना हुआ है। देख रहे हैं आप कार्बन की वैलेंसी 4, एक तरफ अमीनो ग्रुप, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और मैंने बताया था कि एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ एल्काइल ग्रुप, जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर ग्लाइसिन की केस में देख रहे हैं बच्चों आप, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अलावा कार्बन की दोनों वैलेंसी सिंपली हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो रही है। दिस वन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड नोन एज ग्लाइसिन। यह एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड देख रहे हैं बच्चों, जिसको ग्लाइसिन कहा जाता है। आप देख रहे हैं कार्बन की वैलेंसी 4, अमीनो टर्मिनल, कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल, एंड बोथ द रिमेनिंग वैलेंसीज are satisfied through simply hydrogen atom। This is glycine।
एंड सी द सेकेंड वन, सेकेंड अमीनो एसिड इन योर कोर्स, दैट इज सीरीन। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल, हाइड्रोजन, तीन तो सेम है। और जबकि चौथा जो एल्काइल ग्रुप में बता रहा था, यहाँ CH3 अगर जोड़ जाए मिथाइल और वहां एक यह छटा हुआ है, बेसिकली CH2OH। ये देखिए फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आ गया CH2OH, और इस साइड फंक्शनल ग्रुप की वजह से अब इस अमीनो एसिड का नाम हो गया सीरीन। इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया बच्चों, दैट इज सीरीन। तो पीछे आपने यहाँ ग्लाइसिन देखा, देखिए ग्लाइसिन में अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अलावा दोनों हाइड्रोजन एटम है, और जबकि सीरीन में आपने देखा कि अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अलावा एक साइड चेन तो हाइड्रोजन का है, और जबकि दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज CH2OH, वेल नोन एज सीरीन। एंड थर्ड वन इज एलेनिन। यहाँ पर तीसरा भी एमिनो एसिड आपके कोर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट, एलेनिन। दो नंबर में इन तीनों में से कोई भी बनाने के लिए आ सकता है बच्चों, ग्लाइसिन, एलेनिन या सीरीन। अब देखिए एलेनिन में आप देख रहे हैं अमीनो टर्मिनल, कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल और हाइड्रोजन है, और यहाँ सिंपली मिथाइल जुड़ा हुआ है। सॉरी, अमीनो टर्मिनल, हाँ अमीनो टर्मिनल, कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल, हाइड्रोजन और सिंपली मिथाइल जुड़ा हुआ है, दैट इज एलेनिन। तो देखिए जब सिंपली मिथाइल जुड़ा हुआ है एलेनिन, और जब इसी में से एक H एलिमिनेट होके CH2OH हो गया तब सीरीन, और जब सिंपली H ही है तब ग्लाइसिन। तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स व्हिच आर इन योर कोर्स, glycine, serine and alanine. Okay, now see here the Jupiter ionic form, non-ionic form and Jupiter ionic form. Okay, the ionic form of amino acid is well known as Jupiter ion. Okay, amino acid form internal salts called Jupiter ions in the pure solid state and in aqueous solution near neutral pH. Amino acid exists almost completely as Jupiter ions. अमीनो एसिड्स एक ज्यूटर आयन के फॉर्म में, यहाँ देखिए एक HCOO माइनस हो गया, यहाँ से एक H इधर आ गया, ये NH2 से NH3 प्लस हो गया, एक H यहाँ पे जुड़ा है ये NH3 प्लस, और जबकि एक H यहाँ से निकला है यह COO माइनस। दिस वन इज द आयनिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड वेल नोन एज ज्यूटर आयन। सो यू नो द अमीनो एसिड्स आर रिप्रेजेंटेड थ्रू 3 लेटर। एक मैंने अभी आपको क्राइटेरिया बताया था बच्चों, अमीनो एसिड्स को 3 लेटर से डिजिग्नेट करते हैं ताकि आप यह समझ सकें कि अमीनो एसिड को कोड करने वाले जो कोडॉन्स होते हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर, वह भी ट्रिपलेट होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के, विच वी से डिस्कस इन डिटेल इन क्लास 12। यहाँ देख रहे हैं आप कई अमीनो एसिड्स लिखे हुए हैं, लेकिन सिर्फ 3 लेटर उनके लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ARG आर्जिनिन, HIS हिस्टामिन, ILE histidine, ILE that is leucine, isoleucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, valine, these are the amino acids। 3 लेटर से ही लिखे हुए हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा इनका पूरा नाम, क्योंकि यह एक नोटिफिकेशन है बायोलॉजी का। ओके चिल्ड्रन, एंड these are the list of essential and non-essential amino acids which I have already elaborated. Today you are knowing that we are focusing on the structure and digestion of biomolecules. So what are protein? Protein are the large complex molecule composed of amino acids. क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के तरीके से प्रोटीन भी पॉलीमर होगा, और कार्बोहाइड्रेट का तो मोनोमर जो है मोनोसेकेराइड था, और जबकि प्रोटीन का मोनोमर जो होगा वह अमीनो एसिड होगा बच्चों, कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ओके, और प्रोटीन ही जो है हमारे डाइट के अंदर प्राइमरी सोर्स है नाइट्रोजन का। हमारे डाइट में अगर प्राइमरी सोर्स देखा जाए नाइट्रोजन का, तो वह प्रोटीन ही होगा। 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर यूज्ड टू मेक प्रोटीन। मैं पीछे भी बता चुका हूं आपको, किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए 20 अमीनो एसिड्स, और उसमें से 8 इसेंशियल और 12 नॉन इसेंशियल। Essential component of the body cells, tissue and fluids. Okay, and proteins are the building block of muscles, bones, skin, hair. Okay, and these are also essential for growth as well as repairment of body. सेल डिवीजन के लिए भी प्रोटीन जरूरी है, इसीलिए कहा जाता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन फिलामेंट जिम्मेदार हैं। सिमिलरली ब्लड के अंदर आप हीमोग्लोबिन देखते हैं प्रोटीन के रूप में,
सभी एंजाइम्स प्रोटीनेसियस हैं। इसका मतलब प्रोटीन्स जो है हमारे बायोकेमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, हमारे मेटाबॉलिज्म से भी जुड़ा हुआ है, एज वेल एज एसोसिएटेड विथ ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट। So children, see here the structure. Today we are just focusing on the structure and digestion, as you know. So protein has 4 structure. प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर होते हैं। हम लोगों ने 4 स्ट्रक्चर देख रखा है, विच आर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटनरी। 4 स्ट्रक्चर प्रोटीन के होते हैं बच्चों। लेट अस सी द प्राइमरी स्ट्रक्चर। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो यह द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। सिंपली अगर किसी प्रोटीन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस को हम यहाँ दिखा रहे होते हैं लीनियर फैशन में, तो दैट इज सेड टू बी एज प्राइमरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे 1 पेप्टाइड बॉन्ड, 2 पेप्टाइड बॉन्ड, 3 पेप्टाइड बॉन्ड, इस तरीके से हम लीनियर फैशन में दिखा रहे होते हैं, दैट इज सेड टू बी एज प्राइमरी स्ट्रक्चर। सो द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन refers to the sequence of amino acid present in the polypeptide chain. As you know that protein are the polypeptide chain of amino acid, जहाँ पर कई पेप्टाइड चेन आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब इन लीनियर फैशन में एमिनो एसिड के पूरे सीक्वेंस को दिखा रहा होगा, then it is said to be as primary structure. Okay, and amino acids are covalently linked by peptide bond. 2 एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, हाइड्रोलिसिस होता है, वाटर मॉलिक्यूल वहां पर निकलता है और 2 एमिनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। और जब कई पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे, दैट इज सेड टू बी एज प्रोटीन। तब उसको प्रोटीन बोलेंगे जब मॉलिक्यूलर वेट 5000 अचीव कर लेगा या 5000 से ज्यादा जाने लगेगा और 2 टर्मिनल होंगे। एन टर्मिनल अमीनो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और जबकि सी टर्मिनल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यह हम लोगों ने प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा। अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इट शोज द राइट हैंडेड कोवाइल्ड स्ट्रक्चर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन फॉर्म द फोल्ड्स व्हिच आर राइट हैंडेड direction of folding is right handed, that is clockwise, and that is secondary structure. Actually it is localized arrangement of adjacent amino acids. जो एमिनो एसिड आपस में एडजेसेंट होते हैं वो उनका लोकलाइज्ड अरेंजमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो पॉलीपेप्टाइड चेन है या फोल्ड्स बनाते हैं, क्लॉकवाइज फोल्ड्स, राइट हैंडेड फोल्ड्स। ओके, सो दीज आर सेड टू बी ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर। Consists of alpha helix, beta pleated sheet, beta bands, non-repetitive structures, and super secondary structures. Okay, these are the secondary structure of protein. The amide group is rigid and planar as a result of resonance. So rotation about C to N bond is not feasible. C to N नहीं होगा और जबकि N to C के तरफ rotation होगा, that's why it is always right-handed and clockwise, children. That is secondary structure. Secondary structure is defined as the local conformation of protein backbone. Okay, और जबकि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो था वो लीनियर सीक्वेंशियल अरेंजमेंट दिखाई दे रहा था अमीनो एसिड का, और लोकल जो एडजेसेंट अमीनो एसिड्स हैं उनके वजह से यह जब फोल्डिंग बना लेगा देन इट इज सेड टू बी ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एक बार फिर से सुनिएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कि अमीनो एसिड के चेन को सीक्वेंस को दर्शा रहा था लीनियर वे में, जब एडजेसेंट अमीनो एसिड्स की वजह से अब फोल्डिंग करने लगेगा राइट हैंडेड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, then it is said to be as secondary structure. Okay children, so in this way we have seen the secondary structure of protein, which is the core of each protein made up of regular secondary structure. Regular patterns of hydrogen bonds are formed between neighboring amino acids, and amino acids in secondary structures have similar थीटा एंड ओमेगा एंगल्स। इनमें जो थीटा और ओमेगा एंगल्स है वो भी सिमिलर रहेंगे, दैट इज द फोल्डिंग। एक्चुअली जो राइट हैंडेड फोल्डिंग होगी वो सेम होगी, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अब हम बात करने जा रहे हैं टर्सरी स्ट्रक्चर की। टर्सरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है बच्चों वुलन बॉल को, जहां पर जो है यह क्वाइल्ड या फोल्डेड चेन्स रहते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्वाइल होते होते फोल्ड होते होते वुलन बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके, सो 3D बोलते हैं इनको। फॉर प्रोटीन फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन, दिस इज द फाइनल 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। द क्वाइल्ड और फोल्डेड चेन ऑफन क्वाइल्ड और फोल्डेड फर्दर।
तो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप यहाँ पे। टर्सरी स्ट्रक्चर इज 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड and common feature of the protein. Tertiary structure reveal much about the biological function of the protein and their evolutionary origin. टर्सरी स्ट्रक्चर के थ्रू हम बायोलॉजिकल फंक्शन और इसके इवोल्यूशनरी ओरिजिन को डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। ओके, एंड द फंक्शन ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स अपॉन इट्स टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर के थ्रू हम इसके फंक्शन को भी इलेबोरेट कर रहे होते हैं। जबकि मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि कुछ ऐसे भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें एक पेप्टाइड नहीं बल्कि कई पेप्टाइड चेन होते हैं, जैसे कि इंसुलिन, जैसे कि एंटीबॉडीज। जब एक से ज्यादा पेप्टाइड चेन हो और आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़े हो, तब उनको कहा जाएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ 2 or more polypeptide chain and held together by means of hydrogen bond, ionic bond, hydrophobic interaction, disulfide bridges. Then it is said to be as quaternary structure। जहां पर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे बच्चों, तब इनको बोलेंगे। जैसे हीमोग्लोबिन आप जानते हैं H2L2 कहा जाता है, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन रहते हैं। मैंने एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर भी बताया था आपको कि एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर में भी 4 पेप्टाइड चेन रहते हैं, 2 हैवी और 2 लाइट चेन, इसीलिए उनको बोलते हैं H2L2। और जबकि इंसुलिन में भी 3 पेप्टाइड चेन होते हैं, A, B और C। और जबकि मेचुरेशन होते समय C पेप्टाइड रिमूव हो जाता है, बचता है A और B। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो चिल्ड्रन, हम लोगों ने देखा प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में असेंबली की बात हो रही है, सीक्वेंशियल वे में लीनियर फैशन में हम अमीनो एसिड के सीक्वेंस को देख रहे होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में राइट हैंडेड फोल्डिंग होती है फिक्स्ड साइट्स पर। टर्सरी स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा कि यह 3D स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, फंक्शंस को दर्शाता है प्रोटीन के, और यहाँ पर वुलन बॉल के तरीके से रैपिंग हो रही होती है। और जबकि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं बच्चों, जो आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज या हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े होते हैं। सो माय डियर किड्स, इन दिस वे in today's class we have discussed the structure of carbohydrate and protein and digestion of carbohydrate. If we talk about the digestion of protein, then firstly pepsin enzyme present in gastric juice just break down the protein molecules into proteases and peptones, and then trypsin breaks it into dipeptides, and finally dipeptidases present in the intestinal juice just break the dipeptides into amino acids. So in this way children, in today's class we have discussed the structure and function as well as digestion of carbohydrate and protein. About rest biomolecules we shall discuss later in the next class. Thank you very much.